जय हिंद दोस्तों। जिद कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। आइए रोज़ की तरह से हिंदी के बेहतरीन से बेहतरीन चुनिंदा 20 प्रश्न को मैं फिर लेकर के आया हूँ। और वो 20 नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो 20 नहीं होते हैं। जब उसका विश्लेषण किया जाएगा, 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन की बारीकियां को देखा जाएगा, तो वो 20 नहीं बल्कि वो 100 से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी का जो दायरा है एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम बढ़ता जा रहा है। वनडे एग्ज़ाम से लेकर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम तक हिंदी अपना पैर बड़े ही शानदार तरीके से पसार रही है। ठीक है। तो चलिए आज देखा जाए कि मेरे द्वारा जो 20 प्रश्न लेकर के आए गए हैं, उसमें से आपके लिए कितने लाभदायक होते हैं। ठीक है। अगर मेरी कोशिश कामयाब होगी तो इतनी उम्मीद आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। मेरी कोशिश उतने में कामयाब हो जाएगी। चलिए आते हैं। देखिए आज हिंदी ये जो सीरीज है, हिंदी सीरीज का 6वां सेट है। इसका पहला जो प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला है शशिभूषण, शिरोपीड़ा, निर्दयी या कांच। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो देखते चला जाए। इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है शशिभूषण। शशिभूषण जैसा लिखा है वैसे ही लिखा जाता है। अब बाकी के बारे में बता रहा हूं कि शिरोपीड़ा क्यों गलत है, निर्दयी क्यों गलत है, कांच क्यों गलत है। हालांकि इससे पिछले वाले सेट में मैंने निर्दयी को बताया था, फिर भी देख लीजिएगा। शिरोपीड़ा जो होता है ना, वो होता है शिरः पीड़ा। शिरः पीड़ा होता है, शिरः पीड़ा होता है। कई बार बता चुका, जो अविसर्ग के बाद जब तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है तब जाके ओ में परिवर्तित होता है। पहला और दूसरा आएगा तो ओ में परिवर्तित नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं कई बार, जो सबसे आसान सा शब्द है प्रातः काल, तो प्रातः अह के बाद पीछे से आ रहा है काल, यानी को पहला वर्ड होता है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होता। हम उसको वैसे कि वैसे हूबहू वैसे लिख देते हैं, तो शिरोपीड़ा ना होकर के हो जाता है शिरः पीड़ा। निर्दयी बिल्कुल अशुद्ध है, इसको निर्दय लिखा जाता है। निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है। कांच नहीं होता है, क्या होता है, कांच होता है। कांच, कांच नहीं होता है, कांच नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों शुद्ध होगा। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनाथ की पर्यायवाची है। अनाथ की पर्यायवाची बताना है। ये 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। देवबाला, ये मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा। देवबाला पहला शब्द है, देवबाला। दूसरा शब्द है वर्ण, तीसरा है टूअर और चौथा है अनुचर। ये 4 शब्द हैं और इसमें से बताना है आपको कि इसमें अनाथ की पर्यायवाची कौन है। तो इसमें अनाथ की पर्यायवाची है टूअर। टूअर खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में टूअर बड़ा फेमस शब्द है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसे टूअर कहा जाता है, वो अनाथ की पर्यायवाची हो गई। ठीक है। देवबाला होगा नहीं, वर्ड का मतलब रंग हो सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो, स्वर व्यंजन हो सकता। अनुचर का मतलब परिचायक या चपरासी ये होता है। ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, राधिका सारिका से अधिक सुंदर है। राधिका सारिका से अधिक सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है।
राधिका सारिका से अधिक सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है कौन सा कारक है। तो अधिक सुंदर है, ये अपादान कारक हो जाएगा। अब कैसे अपादान कारक होगा? जब देखिए अपादान तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर सामान्य रूप से पढ़े होंगे तो इतना तो कम से कम पढ़े होंगे कि अपादान का मतलब होता है एक दूसरे से दूर होने का बोध कराना। जैसे पेड़ से पत्ते टूट गए तो पेड़ से जो पत्ता टूट गया तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो वहाँ अपादान कारक होता है। बिल्ली छत से कूद गई तो छत से जब कूदने का बोध होता है तो छत से बिल्ली दूर हो गई। आँख से आंसू गिरा तो आँख और आंसू एक दूसरे से दूर हो गया तो अपादान होता है। ठीक उसी तरह से जब भी किसी की तुलना किया जाता है तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में हम फर्क बता रहे हैं, दूरी बता रहे हैं। लिखा है साफ साफ कि राधिका सारिका से अधिक सुंदर है, यानी कि दोनों के बीच में बहुत गैप है। हम ऑलरेडी दोनों के बीच में गैप बता रहे हैं, तो दोनों के बीच में अलगाव बता रहे हैं ना, तो वही तो अपादान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? ऐन उपसर्ग का अर्थ नहीं है। एक उपसर्ग होता है ऐन, हालांकि फारसी का उपसर्ग है। हिंदी में जो आगत उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, फारसी के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। ठीक है, तो ऐन उपसर्ग का अर्थ नहीं है। ये इसमें बताना है कि इसमें से तीन कोई उसका उपसर्ग है, एक नहीं है। सॉरी, ऐन उपसर्ग जो है उसका इसमें से तीन कोई एक अर्थ है, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये और नहीं है, और जो है नहीं है। अब ऐन का अर्थ होता है ठीक, ऐन का अर्थ होता है पूरा, ऐन का अर्थ होता है उचित। कहा जाता है ऐन वक्त पर, ऐन वक्त पर। ठीक है, तो ऐन जो है वो फारसी का उपसर्ग है, यानी ठीक, पूरा, उचित, ये ऐन का अर्थ होता है, और नहीं होता है, और नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका ये है, क्रमानुसार में कौन सा समास है? क्रमानुसार में कौन सा समास है? आपको बताना है कि क्या इसमें अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय है, या बहुव्रीहि समास है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्रमानुसार में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास। आपको पता है कि जब भी प्रथम या द्वितीय पद में से कोई एक पद अगर अव्यय है तो सीधा सीधा वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। हालांकि सामान्य रूप से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप ये कहेंगे कि पहला पद उसका अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और दोनों मिलकर बनने वाला समस्त पद या समासिक पद भी अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। उससे एक कदम आगे पढ़ लीजिए कि दोनों पदों में से कोई भी अगर अव्यय होगा तो फिर वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है क्रम अनुसार, तो ये अव्यय है, और जब अव्यय है तो फिर हो गया अव्ययी भाव समास। कहता है ना यथाशक्ति, यथा का मतलब ही होता है अनुसार। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मुहावरा क्या है? मुहावरा है बने के सब यार हैं। ये देखिए, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है कि बने के सब यार हैं। ये मुहावरा है कि बने के सब यार हैं। अब इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है। दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, ताकतवर से सब डरते हैं, अच्छे दिनों में सब साथ हैं, दोस्ती का दिखावा करना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूं और जब तक मैं बता रहा हूं तब तक आप कमेंट में, मेरे बताने से पहले कमेंट करके आप बता सकते हैं कि उससे ये होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो भगा के देख लेंगे, नहीं वो ठीक है। चलिए, आपको लगता होगा कि टाइम बर्बाद हो रहा है, या आपको लगता होगा कि आपके देखने से मेरा कुछ बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ऐसी वो उसको किनारे रखिए। यहाँ आपको सिलेक्शन पाने से मतलब है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करना है। मेरे बताने से पहले अगर आप अपने दिमाग में ले लीजिए, रख लीजिए, सोच लीजिए, हो सके तो कमेंट कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा ना कि एक लेवल पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है।
तो बने के सब यार हैं, अच्छे दिनों में सब साथ हैं। इसका सही क्या होगा? अच्छे दिनों में सब साथ, बने के सब यार हैं। अगर आप बने हो, यहां बने का मतलब होता है कि आप परफेक्ट हैं, विजेता हैं, ताकतवर हैं, तो आपके सब यार हैं और आपके बिगड़े वक्त में कोई साथ नहीं देता है। तो आपका बना हुआ वक्त है तो हर कोई आपका यार होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बने के सब यार होते हैं। अगर आप अभी कोई चुनाव जीत जाइए, अधिकारी बन जाइए, नौकरी पा जाइए, देखिए अच्छे अच्छे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। तो बने के सब यार हैं, अच्छे दिनों में सब साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब 4 वाक्य कौन कौन सा है? हम हिंदी सीख लिए हैं, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, दही बहुत खट्टा है। इसका सही क्या हो जाएगा? दही बहुत खट्टा है। याद रखिएगा, दही पुल्लिंग होता है, दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है, दही क्या होता है? दही खट्टा होता है। ठीक, तो बाकी ऊपर के 3 जो है वो गलत कैसे हैं, जरा उसको देखा जाए। हम हिंदी सीख लिए हैं ना, मैं हिंदी सीख लिया हूं। हम हिंदी सीख लिए नहीं होता, हम बहुवचन में होता है। तो आप अकेले 10 तो हैं नहीं, आप अकेले हैं, या मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं अकेला बोल रहा हूं। तो हम हिंदी सीख लेना, मैं अपनी बात करूंगा, मैं हिंदी सीख लिया हूं, हमने। ठीक, तो यहां हम होकर के ये गलत कर दिया है। फिर उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। दंड का मतलब ही सजा होता है, दंड का मतलब ही सजा होता है। तो जब दंड शब्द दे दिया है तो फिर सजा शब्द नहीं होना चाहिए, ये होगा उसे मृत्यु दंड मिला है, उसे मृत्यु की सजा मिली हुई है। या तो दंड और या तो सजा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ईश्वर के अनेकों रूप है, ईश्वर के अनेकों रूप है। ये अनेकों नहीं होता, ये तो अक्सर आप लोग हमेशा किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिल ही जाएगा। एक होता है बहुवचन, सॉरी, एक होता है एक वचन और एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। तो जब ऑलरेडी अनेक बहुवचन हो गया तो फिर अनेक से अनेकों करने का क्या मतलब है? ये गलत हो गया। अपने आप में अनेक शब्द ही बहुवचन है, तो अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। बाकी दही बहुत खट्टा है। कृदंत प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कृदंत प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भाववाचक कृदंत, कर्तृवाचक, भाववाचक, कर्तृवाचक, कर्मवाचक। तो भाववाचक, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, और होता है कृतवाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत विशेषण, क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण, क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण, भाववाचक कृदंत, यहाँ लिख दिए कृदंत, तो भाववाचक कृदंत, कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत विशेषण, क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो कृदंत प्रत्यय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से? तो आप कहिएगा 6 प्रकार का। कौन कौन? तो देख लीजिए, लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भाववाचक कृदंत, कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत,
कृतवाचक कृदंत विशेषण, क्रिया द्योतक कृदंत विशेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 शब्द दिए गए हैं और वो दोनों शब्द आपस में एक दूसरे का विलोम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो सही है और जिसमें नहीं है इसका मतलब कि वो गलत है। ठीक है, तो बताइए, उद्यम का विलोम आलसी, क्या ये सही है? सेकंड, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, क्या ये सही है? छत का विलोम विच्छत, क्या ये सही है? और क्षम्य का विलोम अक्षम, क्या ये सही है? 4 ऑप्शन में से तो इसका सही की बात किया जाए तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक है, उद्यम का विलोम आलसी नहीं होता है। उद्यम का विलोम जो होगा, उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा। उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। और उद्यमी का विलोम आलसी होगा। उद्यमी का विलोम आलसी होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। तो उद्यम का विलोम आलस्य होगा और उद्यमी का विलोम आलसी होगा। ठीक है, अब अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये सही है। छत विक्षत दोनों एक दूसरे के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हैं। तो छत का अक्षत, इसके विलोम की बात किया जाएगा तो हो जाएगा अक्षत। ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्षम्य का विलोम अक्षम्य होगा। अक्षम्य देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका विलोम हो जाएगा? ये क्षम का होगा। क्षम और क्षम्य दोनों में फर्क है, तो क्षम्य का विलोम अक्षम्य हो जाएगा और क्षम का विलोम अक्षम होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? आला किसका पर्यायवाची शब्द है? आला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आला जो होता है वो अच्छा का पर्यायवाची होता है। अच्छा, कहते हैं ना आला दर्जे का, आला दर्जे का। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही शानदार। तो आला का मतलब होता है अच्छा या शानदार। कृष्ण समस्त और आशय नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तार का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से 3 कोई तार का अर्थ होगा, एक नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वो आपको चुनना है और बता देना है कि कौन सा नहीं होगा। तो तार का जो अर्थ होता है, क्या स्वर होता है या चांदी या सूत या टेलीग्राफ? 3 में से 3 कोई है, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? स्वर नहीं होता। तार का मतलब स्वर नहीं होता है। तार का मतलब स्वर नहीं होता है। तार का मतलब चांदी होता है। चांदी की पर्यायवाची है तार, याद रखिएगा। सूत, तार का मतलब सूत होता है, तार का मतलब चांदी होता है, तार का मतलब टेलीग्राफ होता है। टेलीग्राफ वो लेटर नहीं, पहले पुरानी फिल्मों में जब ये लेटर का शुरुआती दौर होता था, तार जाता था, तो वो तार है। तो तार का मतलब चांदी, तार का मतलब सूत, तार का मतलब टेलीग्राफ होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है? ये आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी कृतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी कृति, कौन सा नाटक अगर है तो उसका जो कथानक यानी कि उसके जो नाटक लिखा गया है उसका भाव जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो महाभारत से लिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, कौन सा? सज्जन। अगला प्रश्न, धरती के फूल, प्रश्न क्या है? धरती के फूल किसकी रचना है? आपको बताना है। बढ़िया रचना है। धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र, इनका जो पूरा नाम है वो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर ये जो है तखल्लुस लगाते हैं। ठीक है, तखल्लुस, ये टाइटल को कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो धरती के फूल किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, जिसका उत्साह मर चुका है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा, या उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्साह मर चुका है, हुतात्मा, हृदय विदारक, हतोत्साहित या हत्यारा? तो उसका सही होगा हतोत्साहित।
उत्साहित, हत उत्साहित, यानी उत्साह हत, हत का मतलब हत्या हो गया है, मर चुका है, तो हत उत्साहित, उसका उत्साह मर चुका है, उसे हतोत्साहित कहा जाएगा। अब देखा जाए कि हुतात्मा किसे कहते हैं, ये भी आप लोग जान जाइए। पुण्य कार्य के लिए जिसने अपने प्राण त्याग दिए हों उसे हुतात्मा कहा जाता है। ठीक है, कोई दृश्य देखकर कलेजा फट जाए उसे हृदय विदारक कहा जाता है, और जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहा जाता है। तो ये भी जान लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा विशेष्य युग्म सही है? कौन सा सही है, यानी कि एक तरफ आपका ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द से विशेषण बना हुआ है, इधर विशेषण बना हुआ है, जबकि ये रियल में ही होना ये चाहिए था, ये इधर और ये इधर होना चाहिए, विशेष विशेषण होना चाहिए था। ठीक है, तो ये विशेष्य और ये विशेषण, तो दोनों का सही युग्म वाला कौन सा है? डाक का डाकघर होता है, क्या ये सही है? मनु का मानवीय होता है, क्या ये सही है? और मूल का मूल्यवान होता है, क्या ये सही है? या यश का यशस्वी होता है, क्या ये सही है? तो सही क्या है? डी, यश का यशस्वी होता है। डाक का डाकघर नहीं होता, डाक से डाकिया बनेगा, मनु से मानवीय नहीं बनेगा, मनु से मानवीय नहीं, मनु से मानव बनता है, और मानव से मानवीय बनेगा, मनु से मानवीय नहीं बनेगा। मूल से मूल्यवान नहीं बनेगा, मूल से मौलिक बनेगा, और यश से यशस्वी, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तुलनात्मक रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा तुलनात्मक रूप से विशेषण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो आपको पता होना चाहिए, मूलावस्था, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, यही 3 प्रकार के होते हैं तुलनात्मक रूप से विशेषण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। अब शब्द क्या क्या दिया है इसमें? दाई, दाई, 2 दाई दाई दिया हुआ है। अब इसका सही अर्थ चुनना है। ये दाई इधर इसका सही अर्थ होगा, और इस दाई का इधर सही अर्थ होगा। तो दाई का मतलब क्या? देने वाला या दासी, इसका दासी या इसका दासी या इसका देने वाला या इसका 3 से कम या दवा, कुछ भी, तो आपको इसमें से सही अर्थ बताना है। तो इसका पहला सही होगा, जो दाई लिखा है, दाई, तो दाई का अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, नहीं कहता उत्तरदायी, यानी कि आप इसके उत्तरदायी हैं, यानी कि इसका उत्तर कौन देगा? आप देंगे। तो दाई का मतलब होता है देने वाला, और दाई, दाई, दाई का मतलब होता है दासी। ठीक है, चलिए आज का 18वां प्रश्न क्या है? विकिरण का विलोम नहीं है, इसमें विकिरण का विलोम नहीं है। विकिरण का विलोम नहीं है, आपको बताना क्या है? नहीं है, इसमें से विकिरण का विलोम नहीं, यानी कि 3 इसमें से ऑप्शन जो होंगे वो विकिरण के विलोम होंगे, एक कोई नहीं होगा। तो आकीर्ण, एकत्र, ग्रथित या संकीर्ण, तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? संकीर्ण। विकिरण का विलोम आकीर्ण भी होता है। आकीर्ण, एकत्र और ग्रथित ये तीनों समानार्थी हैं, और इसका विलोम होता है विकीर्ण। इसका विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। ये तीनों समानार्थी हो गए हैं, और इसका विलोम होता है विकीर्ण। लेकिन संकीर्ण नहीं होता है, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। इसमें आपको काल बताना है। काल आपको पता है ना? काल, काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल यानी जो बीते हुए टाइम में, वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा हो, और भविष्य काल
जो आने वाले टाइम, इतना सब कुछ आप लोग जानते होंगे। अब उसमें जब देखा जाता है भूतकाल में, तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, ये होता है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, ये आप जानते होंगे। तो आपको बताना है कि वह खाना खा चुका है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें कौन सा काल है। तो इसमें जो होगा वो होगा आसन्न भूतकाल। अब कैसे? आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि जैसे जो बीत गया उसको कहते हैं भूतकाल, जो बीत गया वो भूतकाल हो गया। लेकिन मान लीजिए आज से कोई 10 साल पहले की घटना है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था तो वो देखा था, हो सकता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, मैं पता नहीं कब की बात कर, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ भूतकाल है। लेकिन अगर आज अभी से थोड़ी देर पहले की मैं बात करूं, यानी कि अभी जो थोड़ी देर पहले जो समय खत्म हो गया वो भी तो भूतकाल हो गया। 1 घंटा पहले की बात करूं मैं, 2 घंटा पहले की बात करूं, यानी बीते हुए समय की बात करूं तो भूतकाल तो है। तो ऐसा भूतकाल जो अभी तत्काल यानी निकट अभी खत्म हुआ है, गुजरा है, तो ऐसे भूतकाल की बात करना है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है नजदीक वाला भूतकाल, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वह खाना खा चुका है, खा चुका है। जैसे मान लीजिए मेरे घर कोई आया हुआ है और आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई वो खाना खाया है कि नहीं खाया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा ना कि वो खाना खा चुका है। अब खा चुका है मतलब आधा घंटा पहले खाया होगा, 1 घंटा पहले खाया होगा, 2 घंटा पहले खाया होगा, वो खा चुका है भाई, कुछ देर पहले खा चुका है, तो उसके कहते हैं आसन्न भूतकाल, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न, यह काम तुम ही करोगे, यह काम तुम ही करोगे, इस वाक्य में ही क्या है? यह काम तुम ही करोगे, ये जो वाक्य दिया है इसमें ही क्या है? तो ही कारक है, काल है, या निपात है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है निपात। अब निपात एक ऐसा अव्यय है, हालांकि देखिए इसे अव्यय नहीं रखा गया, अव्यय होते हुए भी इसे अव्यय नहीं, अव्यय की श्रेणी में नहीं रखा गया ये, लेकिन है अव्यय, अव्यय की तरह से काम करता है। तो एक ऐसा अव्यय है जो किसी शब्द के साथ लगकर अतिरिक्त बल प्रयोग कर देता है उस पर। तुम ही आओगे, अब तुम के साथ ही लगा तो तुम पर अतिरिक्त बल दिया। मैं दिल्ली तक जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा कहा जा सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं दिल्ली तक जाऊंगा। मेरे साथ तुम चलोगे, मेरे साथ तुम भी चलोगे, यानी मतलब जिद, फोर्स देना, तो ये उसे निपात कहा जाता है। एक ऐसा अव्यय होता, अव्यय तो नहीं होता लेकिन अव्यय की तरह से व्यवहार करता है, जो किसी शब्द के साथ लगकर उस पर अतिरिक्त बल प्रदान करता है, उसे निपात कहा जाता है, ठीक है। तो यह क्या है? यह काम तुम ही करोगे। अगर मैं ही निकाल देता तो ये क्या बनता? यह काम तुम करोगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन न कह रहा कि यह काम तुम ही करोगे, अतिरिक्त बल देके कह रहा है, इसलिए वो निपात है। तो ये आज का रहा 20 प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए फायदेमंद होगी। तो प्लीज़, अब जब इतनी बात हो गई तो थोड़ी सी बात और, कि किसी को अपने किसी न किसी एक फ्रेंड को आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम, फिर 20 प्रश्नों के साथ। तब तक आप लगे रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। एक पद, जिस भी पद का आपने सपना सजाया है वो पद आप हासिल करके ही रहेंगे, ऐसी जिद। इसीलिए चैनल का नाम ही है जिद कामयाबी की।